Hey there everyone, this is Amit here and today we are going to discuss about atoms and molecules. क्लास 9th का हमारा टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सब कुछ समझने वाले हैं क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल, एक एक चीज़ बेसिक से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, आगे तक सबसे ज़्यादा जो है केमिस्ट्री में हेल्प करेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करेगा। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को फटाफट से। केमिस्ट्री का टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, तो कुछ पहले बेसिक समझेंगे, कुछ बेसिक फंडे क्या हैं इसके, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हमें पता होने चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, तो कहानी कुछ वहीं से स्टार्ट हुई थी। जो पुराने एंशिएंट फिलोसोफर्स होते थे उन लोगों को बड़ी चिंता थी कि भाई मैटर को जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा। डिवाइड करके जब उसको एकदम मतलब डिवाइड करते जाएंगे जो लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा। इंडियन फिलोसोफर्स को बड़ी चिंता थी इस चीज की। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैप्टर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। फिर थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे भाई एटम को आया कहाँ से, जो अभी हम बात कर रहे थे इंडियन फिलोसोफर्स की। उसके बाद जब एटम की इन लोगों ने बात की तो लॉज की भी जरूरत पड़ी कि भाई कि ये भी समझेंगे क्यों जरूरत पड़ी और किसने कहा था भाई कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। फिर हमारे डेल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एटम का क्या साइज होता है, उसके क्या सिंबल्स आए, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी मैटर के साथ। मैटर मतलब क्या बच्चों? कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही चल रहा है हमारा पेन तो। चलिए, तो मैटर की जहां तक बात है तो अगर पूछा जाए मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ मास हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो। बात करूंगा इस पेन की, जब ये मेरे हाथ पे रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो ये मैटर है। बात करूंगा मोबाइल फोन की जो मेरे हाथ में है, प्लेस करूंगा अपने हाथ पे तो इसका भी कुछ ना कुछ भाई मास है और ये भी अपना स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी मैटर है। बात करूंगा ग्लास में पानी की, तो ग्लास में जो पानी है वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मैटर। बात करूंगा मेरे आसपास मौजूद एयर की, क्या वो मैटर है? क्या वो मैटर है? जी बिल्कुल है। क्यों? जब भाई बैलून में हम हवा भरते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको जब मेजर किया जाएगा तो कुछ ना कुछ मास भी जरूर निकलेगा। तो इसी के साथ हमने समझा क्या कि मैटर कोई भी हमारे आसपास की चीज, वी कैन से एवरीथिंग इज मैटर, सिवाय किसके? हमारी फीलिंग्स के। अगर हम बोले कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, जो हैप्पीनेस है, जो लव है, जो सैडनेस है, क्या वो मैटर है? नहीं। उसके अलावा एवरीथिंग इज मैटर। तो कौन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? सॉलिड में, इसके अलावा लिक्विड में भी मिल जाएगा जी, और गैसियस में भी। तो ये फॉर्म्स है भाई जिसमें हमारा मैटर प्यारा सा प्रेजेंट रहता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की लास्ट चैप्टर में हमने टर्म 1 में पढ़ा था, ये सब चीजें हमने समझा था मिक्सचर के बारे में। अब थोड़ा सा समझेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बात करेंगे हिस्ट्री की। हमने अभी अभी जाना कि भाई हमारे जो फिलोसोफर्स होते थे पहले के टाइम पे, साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, फिलोसोफर्स होते थे जो अपनी वाणी रखते थे। तो एक बार एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद जी। इनके अलावा भी सभी को टेंशन रहती थी कि भाई मैटर का जब डिविजिबल करेंगे तो क्या आने वाला है फाइनली। तो इन्होंने बताए अपने कुछ फिलोसॉफी की। इन्होंने चावल के दाने लिए थे और उसमें इन्होंने बताया कि भाई जब हम चावल मतलब कि मैटर, और उस मैटर को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया पदार्थ। क्या नाम दिया बच्चों? पदार्थ।
पदार्थ। उन्होंने भाई चावल के दाने लिए और उनको चबाना शुरू कर दिया। जब चबाना स्टार्ट किया और बाहर निकाला तो क्या हुआ, वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर छोटी फॉर्म में आया। फिर क्या किया उन्होंने, फिर से उसको और ज्यादा डिवाइड किया। तो देखो भाई जो लास्ट में फाइनल पार्ट बचा कि इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता, उसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। तो इन्होंने बताया क्या, क्या बताया भाई कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो परमाणु है। एटम को पहले क्या बोला गया था, परमाणु। क्या बोला गया था, परमाणु। तभी आते हैं एक पखुदा कात्यायन जी, कहते हैं भाई आप जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है परमाणु। तो हमारे नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन, तो वो अकेले प्रेजेंट नहीं होती, एक कॉम्बिनेशन करके प्रेजेंट होती है। उसके लिए तो भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन लगती होगी। तो उनकी इस बात पे भी गौर किया गया। तो इसी के साथ कुछ साइंटिस्टों ने भी चर्चा की, भाई इंडिया में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो ग्रीक साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने भी भाई डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस जी आए, उन्होंने भी एटम को एटमॉस बोला। क्या बोला, एटमॉस। उसके बाद क्या हुआ, जब बात चल रही थी कि भाई जब कोई भी चीज है वो फ्रीली अवेलेबल, फ्री स्टेट में नहीं मिलती, जैसे ऑक्सीजन है हमारे नेचर में O2 की फॉर्म में है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, तो ये कंबाइन हो रही है। ये कंबाइन कैसे हो रही है, उसी के लिए फिर क्या हुआ, लॉज आए हमारे पास। एक आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों अब लॉ क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जिस जो लेके आए एंटोइन एल लिवॉइजर जी। क्या कहा, क्या कहा इस लॉ में इन लोगों ने, इस लॉ में बताया गया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो ना मास को क्रिएट किया जा सकेगा ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। जितना मास रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट बोलते हैं बेसिकली जिस साइड से रिएक्ट हो रहा है, दैट इज रिएक्टेंट। और जब रिएक्शन के बाद हमारा एक प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज अवर LHS एंड दैट इज अवर RHS, राइट हैंड साइड। तो भाई जब भी एक रिएक्शन होगी उसका जितना मास रिएक्शन से पहले होगा उतना ही रिएक्शन के बाद होगा, ऐसा बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। दूसरा लॉ क्या कहता है हमारा, दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इन्होंने क्या बताया भाई कि कंपाउंड जो है ऑलवेज क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में मिलेगा बाय मास। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो पानी है, अब भाई पानी कहीं का भी ले लो आप लोग, चाहे टोटी में से ले लो, चाहे नाले में से ले लो, चाहे गंगा जी में से ले लो, चाहे अपने टैंक में से ले लो, तो उसका जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे जब H2 रेशो O का प्रोपोर्शन निकालेंगे, इसी फॉर्म में तो रहता है हमारे पास वाटर H2O की। तो H का मास हमें पता है 1 होता है, कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं एटम, इसके 2, रेशो ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना रहता है 16, 2:16 को जब काटेंगे तो 1:8 के मास में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी पाया जाएगा वाटर की फॉर्म में तो 1:8 के रेशो में मिलेगा। चाहे वो पानी नाले का हो, चाहे वो पानी टोटी का हो, चाहे वो आपके टैंक का हो, चाहे गंगा जी का हो, तो सब में कैसा प्रोपोर्शन रहने वाला है हमारा, सेम प्रोपोर्शन रहने वाला है। तो ये बताया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। इसी के बाद एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने पिछली जो बातें थी सबको ध्यान से देखा कि भाई इंडियन फिलोसोफर्स कुछ कह रहे हैं,
और ग्रीक फिलोसोफर्स भी कुछ कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो हमारे पास लॉज आए उसका भी ध्यान में रखते हुए एक अपनी एटॉमिक थ्योरी निकाली। डाल्टन जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप में, अभी तक क्योंकि हवाई बातें हो रही थी भाई, कुछ प्रॉपर थ्योरी नहीं थी कि भाई प्रेजेंटेशन चाहिए हमें, तो मिस्टर जॉन डल्टन जी आते हैं और अपना पूरा एकदम बढ़िया करके थ्योरी रखते हैं उस अपने पोस्टुलेट्स के साथ। तो अपनी थ्योरी में उन्होंने अपने 6 पोस्टुलेट दिए बच्चों। सबसे पहला पोस्टुलेट दिया उन्होंने भाई, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर मैटर मिलके बना है छोटे छोटे पार्टिकल से जिसको हम कहते हैं एटम। तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन हुआ? एटम। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुई? एटम। दूसरा कह रहे हैं एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, भाई और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी एक रिएक्शन होगी उसका मास बराबर रहेगा, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकेगा ना ही डिस्ट्रॉय। क्या समझा यहां से हमने? यहां से हमने समझा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो मास को ना ही क्रिएट किया जा सकेगा ना ही डिस्ट्रॉय। ये तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया ना, तो इन्होंने उसका भी ध्यान रखा। तीसरा कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टी। कि भैया जो भी गिवन एलिमेंट होगा उसका मास कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मास होने वाले हैं और अलग अलग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है। उसी के साथ पांचवा इन्होंने कहा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जब भी कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो होल नंबर में बनेंगे। मतलब कि जब हम कंपाउंड देखते हैं तो H2O CO2 इस फॉर्म में मिलता है। कभी हमने देखा है H0.5O मिल रहा हो? तो कैसा होल नंबर रखना है हमेशा जब फॉर्म कंपाउंड हो रहा है हमारा। गॉट इट? सिक्स्थ ये बोलते हैं भाई द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होंगे और काइंड ऑफ एटम होंगे वो कैसे होंगे? रिलेटिव नंबर्स होंगे। गॉट इट? तो ये थे 6 पोस्टुलेट्स हमारे जॉन डल्टन जी के। इसके बाद जब इनकी थ्योरीज आई भाई, आगे साइंटिस्टों को पता लगी तो उन्होंने अपनी और रिसर्च करी। इसके कुछ डीमेरिट्स निकले आगे जाके, कुछ कमियां भी थी और कुछ फायदे भी थे। क्या फायदे थे क्या नुकसान थे वो भी जान लेते हैं साथ ही साथ। पहला पढ़ेंगे कि क्या क्या भाई इसके मेरिट्स थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे। तो सबसे पहला तो भाई इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ थे उनका ध्यान रखा और अपनी थ्योरी में लेके आए उसको भी। अगला कह रहा है डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एटम। मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले भैया पहले इंसान थे जिन्होंने हमें बताया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे आगे जाके। अब इसके कुछ नुकसान भी थे भाई। डाल्टन जी ने बोला कि एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल, बड़ा जोर दिया गया इस बात पे। लेकिन आगे जाके डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, तो इसकी ये बात गलत साबित हो जाती है। दूसरा, ये आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर पाए अपनी थ्योरी के अंदर। हाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट। इन्होंने कहा था कि भाई सेम एलिमेंट और सिमिलर रहेंगे ऑल एस्पेक्ट में, लेकिन आगे जाके क्या होता है? आइसोटोप्स मिलते हैं, आइसोबार्स मिलते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोबार्स, समझेंगे। उससे पहले कुछ पढ़ते हैं एटम के बारे में। क्या होता है हमारा एटम? क्या होता है हमारा एटम? एटम को हम कह सकते हैं हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है भाई। जैसे एक इमारत के अंदर एक, जैसे मेरे पीछे आप वॉल देख रहे होंगे, तो इसकी जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक होगी हमारी। क्या होगी बच्चों? ब्रिक होने वाली है।
तो इस ब्रिक से मिलके हमारी क्या बन जाती है बच्चों, पूरी वॉल बन जाती है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है हमारा, ब्रिक, और ये ब्रिक को इन्होंने क्या कह दिया, एटम। ओके, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्या कहा, एटम। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे इसे बच्चों। अब भाई सवाल खड़ा होता है कि क्या साइज है एटम का, क्या हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से इसे या नहीं। तो भाई बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही परेशानी आती है अपनी नेक्ड आई से, इवन कि नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उससे भी देखना पॉसिबल नहीं है। कितना साइज होता है इसका, तो भाई एटम रेडियस निकाली इन्होंने, तो रेडियस क्या बताया इसकी, 10⁹ नैनोमीटर, 10⁹ एक मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ रिलेटिव साइज भी बताए गए, जैसे कि एटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना है, ये हमें गिवन है 10⁻10 मीटर। कितना छोटा होगा भाई, 10⁻−10, मतलब 0,0,0,0 कहाँ जाएगा, बहुत ही छोटा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी दे रखा है, ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, सैंड जो होती है हमारी ग्रेन, वो भी दे रखा है। तो इसी के बाद क्या हुआ भाई, डाल्टन जी ने अपने सिंबल्स रख दिए, कुछ इस तरीके के थे। अब देखो जरा कि भाई दिखने में तो सुंदर से लग रहे हैं, लेकिन जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे अपना वाटर को ले लो, H+O2 करते हैं, जब जाके हमारे को क्या मिलता है बच्चों, H2O। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में करता तो क्या लिखता, एक बार ऐसे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन का कौन सा दे रखा भाई, ये रहा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या ही बन जाता। और कुछ बड़ा सा नंबर आ गया तो ये तो दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो ये ज्यादा दिन चल नहीं पाए भाई। और फाइनली एंट्री होती है भाई हमारे सिंबल्स की, जो जे बेर्ज़िलियम ने प्रपोज किए गए 1813 के अंदर, 19th सेंचुरी में। तो इसको क्या क्या इनके प्रॉपर नेम, एटॉमिक नंबर भी दिया गया और सिंबल भी दिए गए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल बच्चों, अच्छे से हमें हर एटम का सिंबल पता होना चाहिए, हर एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम केमिकल फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो किस बेस पे बनाएंगे, उससे पहले हमें पता होने चाहिए सबके एटॉमिक नंबर्स। अब भाई एटम, व्हाट आर एटम मेड अप ऑफ, एटम किस चीज से मिला के बना हुआ है। तो हम तो ये अभी पीछे ही देखा है हमने कि एटम किससे मिलके बना है बच्चों, एटम मिला है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और जो प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है उस पर, माइनस का। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये चार्ज क्या होता है समझेंगे, क्या होता है चार्ज समझेंगे आगे चल के। एटॉमिक मासेस की भी बात करते हैं, एक एटम का कितना मास है, ये बात कैसे पता लगेगी, तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को जब कैलकुलेट कर दोगे तो हमारे पास एक एटम का मास आ जाएगा। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एटॉमिक मास। एक एटम का कितना मास है, तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, एटॉमिक मास। इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कार्बन के 12th आइसोटोप के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जब इसका एक एक का निकालेंगे, तो जैसे सपोज करते हैं हमें कोई भी यूनिट मेजर करने के लिए उसका, जैसे हम
सपोज करो बनानास की बात करें तो उनको डजन में मेजर करते हैं, बनाना की बात करें तो उसे डजन में मेजर करते हैं। अब शुगर की बात करें तो उसे केजी में, तो उसके लिए भी क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। क्या होती है? एटम को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट होती है, जिसको कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? कार्बन के 12th आइसोटोप के साथ, क्योंकि कार्बन ही है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है और इजीली क्या करता है, वो सबसे मतलब ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना ही लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए कार्बन को चुना गया। इससे पहले ट्रायल हुआ था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी, लेकिन वो सफल नहीं रह पाया। चलिए आगे चल के बात करते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट दे रखे हैं भाई, किस किस का कितना कितना एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो चलो यहाँ पे कुछ बेसिक फंडे समझ लेते हैं। अभी हमने बच्चों पीछे समझे थे क्या? एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर सपोज करो भाई हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो एटॉमिक नंबर हुआ 1, एटॉमिक नंबर। तो जितने नंबर उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब जैसे ले लो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना पढ़ा था हमने? 6। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 ही प्रोटॉन्स होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। लेकिन हमें मास नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि सिर्फ न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को हम जब सम कर देंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाए, 6 + 6 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब हम ऐड कर देते हैं हमारे पास मास नंबर आ जाता है बच्चों। हाउ डू एटम एक्सिस्ट? अब हमारे नेचर में एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इंडिपेंडेंटली तो बड़ी पॉसिबल नहीं है, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में करता है, आयंस की फॉर्म में करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में करता है, आयंस की फॉर्म में करता है। तो किसी ना किसी के साथ कंबाइन होके हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जैसे अपने साथ ही O2 बनाता है मिलके, है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं भाई। मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारा बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, जैसे H2O, N2O3। तो ये क्या हुआ, एक से ज्यादा अवेलेबल है, जैसे नाइट्रोजन सिंगल एटम है, लेकिन N2 दो कंबाइन हो गए ना, दैट इज एलिमेंट। अब एलिमेंट और कंपाउंड में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, वो भी समझेंगे। तो बेसिकली N2 हमारा क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सेम टाइप के एटम हो। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, मतलब कि हम कह सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स में ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, O4। तो सारे क्या थे, ऑक्सीजन। अब यहीं पे दूसरा बॉक्स है भाई, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये तो बन गया H2O। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या बना हमारा कंपाउंड। क्या बना, कंपाउंड। देखो व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट क्या करते हैं, जॉइन टुगेदर, आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटॉमिसिटी समझेंगे भाई। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कितने एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे कहा जाता है उसकी एटॉमिसिटी। क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी। अब जैसे कि भाई मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें ओनली वन एटम प्रेजेंट हो, जैसे हीलियम है, हीलियम में कितने एटम है, एक ही है भाई। अब H2 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक।
डाई एटॉमिक। हीलियम की बात करें तो ये कैसा हुआ, मोनो एटॉमिक। ऐसे ही जब 3 प्रेजेंट होंगे तो ट्राई एटॉमिक, 4 प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ एटम्स तो टेट्रा एटॉमिक, और 4 से ज्यादा वाले जो भी केस आएंगे वो सब आएंगे पॉली एटॉमिक के अंदर। किसके अंदर, पॉली एटॉमिक के अंदर। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके आगे का कंसेप्ट सब चीजें पढ़ेंगे एक एक करके, कंसेप्ट वाइज, केमिकल फॉर्मूलाज और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब नेक्स्ट क्लास में हम अपना कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।